आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को ये बता दें कि जय हो स्टडी का जो अपना टेलीग्राम चैनल है, मेन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर कल 10 आपके अभी तक के समाचार बुलेटिन के पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी ये न्यूज़पेपर के रूप में आप लोग देखते हैं, हाईलाइटेड हुए रहते हैं जो न्यूज़, उसके साथ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। तो वो एक साथ पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से चैनल का लिंक लेके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जय हो स्टडी टेलीग्राम चैनल से ये डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ सारा। और दूसरी बात ये बतानी है कि जो वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट होना है, उसकी शुरुआत एक दो दिन में सिलेबस के चर्चा के साथ शुरू होगा। पूरी बात आप लोगों को बताएंगे, किस तरीके से हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए क्या क्या है, सारी बातें उसमें एक क्लास में मौजूद रहेगी। और जिस तरीके से अभी आप पीडीएफ फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से उसमें भी आपको बताया जाएगा। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सामने से आके बोर्ड पे भी चीज़ों को समझाया जाएगा। और जहाँ तक बात है जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट के लिए देखिए, अभी उसके सिलेबस को एक बार देखना पड़ेगा। उसको पूरी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसमें क्या कैसे किया जा सकता है। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होते हैं, पढ़ भी रहे हैं। उसमें आप लोगों को कुछ हेल्प देना हुआ, कुछ टिप्स देना हुआ, वो आप लोगों को समय समय पे देते रहेंगे। बाकी रेगुलर क्लास के लिए दो तीन लोगों से बात हो रही है। अब उन लोगों को जॉब से अगर टाइम मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं वो लोग, एसएससी के थ्रू उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो अगर उन्हें एक दो महीने में टाइम मिलता है तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्लास अरेंज करवा देंगे उनसे बोलकर। क्योंकि अभी टाइम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपका अगस्त एंड या सितंबर तक होने का चांस है, अगस्त तक चांस है होगा लास्ट में। और वीपीओ का एग्ज़ाम आपका जून के अंतिम या जुलाई में होने का चांस है। चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या हुआ कि एक एक देश एक चुनाव का एक आप समझ जाइए कि इशू, मुद्दा इस समय देश में चल रहा है। इसके लिए रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया, गठन किया गया। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को कल सौंप दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसमें से कुछ पेजेस का रिपोर्ट का सार्वजनिक किया गया है कि आखिर क्या ये बोलना चाह रहे हैं। तो इस पे अभी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। और जैसा भी मौका मिलता है तो आप लोगों को इस चर्चा में भी एक टॉपिक अलग से क्लास कवर करेंगे इसमें, कि आखिर ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आगे के लिए भी बहुत फ़ायदा रहेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति, ऐसे देखिए कि एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एकल मतदाता सूची तैयार करने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने। तो यहाँ पर एक देश एक चुनाव का पहले मतलब इन्होंने बोला कि दो स्टेज में, दो चरण में आप इसको बांटिए। पहले चरण में क्या करिए, आपके जो लोकसभा का चुनाव है और राज्यों का जो चुनाव है, राज्य विधानसभाओं का, आप विधानसभा और लोकसभा का एक साथ पहले इलेक्शन कराइए। अभी आपका नगर निगम और ग्राम पंचायत, इनका चुनाव नहीं हो रहा है। पहले आप लोकसभा का और राज्य विधानसभाओं का एक साथ चुनाव करा दीजिए। आपने करा दिया चुनाव। अब उसके 100 दिनों के बाद, 3 महीना 10 दिन, 100 दिनों के बाद जाकर आप एक स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की इन्होंने। कि फिर आप क्या करिए कि आपने लोकसभा और राज्यसभा का सॉरी लोकसभा और विधानसभा, इनका आपने चुनाव करा दिया, 100 दिन का गैप ले लिया, और अब आप पंचायत के और नगर निगम के चुनाव एक साथ करा दीजिए। ये इनकी सिफारिश है, ठीक है। तो 100 दिन का गैप, 100 दिन का एक टाइम पीरियड मेंटेन करने को बोला है रामनाथ कोविंद जी ने। एक साथ चुनाव कराए जाने से अब थोड़े से पॉजिटिव बात भी कही कि इसका क्या फ़ायदा होगा, वो बताना बहुत ज़रूरी है, वरना क्यों लोग तुरंत मानेंगे। तो इन्होंने बोला एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी, और इंडिया जो कि भारत है की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। तो बड़ी बड़ी बातें हमेशा हर कमेटी कुछ ना कुछ करती ही है ताकि वजन मिले उनके बात को। अब यहाँ पर एक बात है, विकास प्रक्रिया सबसे बड़ा जो एक मुद्दा ये हो जाता है कि अभी जैसे आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे उद्घाटन हो, चाहे वैकेंसी हो, चाहे रिजल्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी होने में बाधित करती है। कहने का मतलब ये है
कि आप अभी क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 साल पहले एक वैकेंसी निकाली और उसके तहत 10,000 लोगों को, आपको टीचरों को जॉब देना है। अब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव के होने के कुछ दिन पहले आप 10,000 टीचरों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए तैयार हैं। तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव में आप उस पार्टी के लिए, जिन पार्टी की सरकार है और जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उनकी तरफ एक रुझान चला जाएगा पब्लिक का। तो इस तरीके से जो बाकी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, जिनकी सरकार अभी नहीं है, जो सरकार के बाहर बैठी हैं, उनकी तरफ रुझान कम होगा। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में एक पारदर्शिता को, मतलब पारदर्शिता नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइए कि चुनाव में ये कहीं ना कहीं एक आपका दिखाता है कि पूरी तरीके से सबको बराबर का मौका आपने नहीं दिया। पब्लिक के माइंड में गवर्नमेंट के प्रति आपने कुछ दिन पहले बहुत अच्छा मैसेज दे दिया और बाकी लोगों को उतना अच्छा अपने आप को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ समय पहले लागू किया जाता है, चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद, कि अब आप कोई नया पुल का उद्घाटन, कोई भी नया काम जिससे ऐसा लगे कि गवर्नमेंट की तरफ फेवर जा सकता है, लोगों का रुझान बढ़ सकता है। अगर गवर्नमेंट पहले काम कर चुकी है तो वो उस पे आके बोल सकती है कि देखिए मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए ये वादे पूरे किए हैं, आप उस पे बात करिए। लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद इसीलिए आचार संहिता लगाया जाता है, ताकि अब से आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लगे कि वो गवर्नमेंट के बहुत फेवर में चला जाएगा और बाकी पार्टियों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पक्षपात न दिखे, गवर्नमेंट ऐसा न दिखे कि चुनाव एक ही के फेवर में हो रहा है, पक्षतापूर्ण सिर्फ एक को ही, एक ही पार्टी को जिताने के लिए हो रहा है, या एक ही पार्टी के गठबंधन को, मतलब जो एक गठबंधन आपने बना रखा है उसी को केवल फेवर जा रहा है, ऐसा ना दिखे, इसलिए ऐसा किया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बोला कि और भी देश हैं जहाँ पे एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, उसमें उन कुछ देशों का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी। अब देखिए ये आपके प्री में भले ही ना आए, प्रीलिम्स के लिए बहुत काम का न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेंस में आप क्या कर सकते हैं, मेंस में आप अपनी जब पॉइंट रखेंगे कि हाँ क्यों एक साथ चुनाव होने चाहिए, तो आप इन कुछ देशों का आप नाम लिख सकते हैं जो कि डेवलप्ड नेशन है। तो आप बता सकते हैं कि इससे चुनाव के खर्चे कम हो सकते हैं। देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव होगा। जब आप पॉजिटिव में, जब आप लिखना चाहेंगे फेवर में, आप फॉर में लिखना चाहेंगे कि हाँ क्यों होना चाहिए, तब आपके पास ये एक पॉइंट होगा लिखने के लिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट हैं। अच्छा, इन्होंने ये बोला कि देखिए अगर कभी त्रिशंकु की स्थिति होती है या फिर आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब उस समय आप, ऐसा तो है नहीं कि सरकार को मेंटेन रख सकते हैं, तब तो आपको सरकार को हटाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में नए लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से आप चुनाव करा सकते हैं। तब आप चुनाव कराइए जब आपको लगे कि सरकार प्रॉपर नहीं बनी है, किसी एक पार्टी या किसी एक गठबंधन को आप पूरी तरीके से मतदान के तरीके से आप नहीं जिता पा रहे हैं, आपको लगेगा कि वो सरकार नहीं बन पा रही है पूरी तरीके से, उनके पास बहुमत कुछ कम रह गया है और किसी की भी सरकार नहीं बन पा रही है, तब आप चुनाव करिए, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ऐसे क्या है, अगर आपको हर एक राज्य में और लोकसभा में एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, तब बार बार आपको अलग अलग चुनाव कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक साथ आपने चुनाव करा दिया, आप 5 साल के बाद आप कराइए, जब तक कि बीच में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए संविधान के 2 अनुच्छेद हैं, आपको इनको ध्यान रखना चाहिए। समिति ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि है, कि मतलब ये आर्टिकल 83 में ये लिखा हुआ है कि संसद का कार्यकाल कितने समय तक रहेगा, ये अवधि उसमें मेंटेन है। और अनुच्छेद 172 उसी तरीके से राज्य विधानमंडलों, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए बताया है कि आपका टाइम पीरियड, आपकी अवधि कितने समय तक रहेगी। तो बोले हैं कि अगर इन्होंने बोला, सिफारिश किया इस समिति ने कि अगर आप एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है किसी के 3 साल पूरे हो रहे होंगे, किसी विधानमंडल के 4 साल, किसी के 2.5 साल। अब आपको सबको एक साथ रखना है, चुनाव कराना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले संशोधन करना होगा। और ये संशोधन आपको पता है किस तरीके से होगा, लोकसभा और राज्यसभा में आपको 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो मेंबर्स उपस्थित होंगे प्लस 50% से अधिक पूर्ण बहुमत होना चाहिए। और उसके बाद 50% से अधिक राज्यों की भी सहमति आपको चाहिए, वो अपने अपने विधानमंडलों से पारित कर देंगे इनके फेवर में कि हाँ हम चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो। तब जाके इस तरह के विशेष संशोधन के तहत स्पेशल अमेंडमेंट जब आप कर पाएंगे, तब उसके बाद जाके आपका
एक साथ चुनाव कराना संभव हो पाएगा। तो ये संशोधन की भी इन्होंने बात कही है। चलिए अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम और आप पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी कल रिपोर्ट जारी हुई। अब 193 देशों में भारत की जो रैंक है वो लगभग आई है आपकी 134। एक रैंक का इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके पहले वाला 2021 की जो रैंकिंग थी उसके हिसाब से 135 था। ये 2022 की रैंकिंग आई है जिसमें भारत की रैंकिंग है 134। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिपोर्ट रहता है। इसमें न केवल जिस साल के लिए रिपोर्ट जारी किया गया है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि एक दो साल पीछे जो भारत की रैंकिंग थी उसको भी ये स्टेटमेंट में डाल देते हैं। तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो आपका मानव विकास सूचकांक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। चलिए न्यूज़ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधरकर 193 देशों में 134वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि 2021 में दो देशों के मतलब कम ही थे जब सर्वे किया गया था, तो 191 देशों में से 135वें स्थान पर भारत था। वहीं लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसको हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जीआईआई, में भारत की 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर रहा, और उसके पहले जो था वो 122वें पे था। तो हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है हमें। ठीक है, 122 से 108 रैंक हमारी आई है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी लैंगिक असमानता सूचकांक में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी डायरेक्ट आपके लिए प्रीलिम्स में दूसरा स्टेटमेंट के तौर पे इसको लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस हो सकता है इसी टॉपिक से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाए। अब आगे देखते हैं। हालांकि देश की श्रम बल भागीदारी दर, जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, सबसे बड़ी लैंगिक अंतर भी है। देखिए महिलाओं के लिए कितना है, 28.3% और पुरुषों के लिए 76%। तो लेबर फोर्स में जब 15 से 59 साल के बीच में जो काम करने वाली उम्र है, वर्किंग एज है, उसमें महिलाओं की भागीदारी आप लगभग देखिए 28% है, जो लोग अभी हैं किसी न किसी रोजगार में, और पुरुषों का लगभग 76% है। तो बहुत अंतर हो गया ये तो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अच्छा 2022 में, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2022 में भारत का एचडीआई स्तर सुधरकर 0.644 रहा, जबकि 2021 में 0.633 है। तो स्कोर भी आप ध्यान रखिएगा कि 0.644, क्या स्कोर है, 0.644 2022 में। आप ऐसे याद करिएगा कि 2022, 22 दूनी 44, 2 सबको जोड़ लीजिए 6, और आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 0.644, ये स्कोर निकल गया। 2022 है, ठीक, 2022 है, अंतिम के दो डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया 44, तीनों को जोड़ लीजिए आया 6, 644, पॉइंट जोड़ लीजिए क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं आप पॉइंट को, तो ये क्या हो गया 0.644। ये आपका स्कोर आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अच्छा, यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखिए यूनाइटेड नेशन का जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, वो जारी करता है इस रिपोर्ट को। तो ये जो रैंक है ये किसी एक रिपोर्ट में आया है, और उस रिपोर्ट का नाम इन्होंने दिया है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। पोलराइज्ड वर्ल्ड में, पोलराइज्ड वर्ल्ड का क्या मतलब हो गया कि इस समय दुनिया कहीं ना कहीं आपको दो फाड़ नज़र आ रही है, कुछ देश एक तरफ है, कुछ देश एक तरफ है। उसमें आपको फिर से सोचना है, री इमेजिनिंग। इमेजिनिंग का मतलब हो गया कि सोचना, विचारना। आप फिर से इनकी आपस में सहयोग को कैसे बढ़ावा किया जाए। आप इस दो फाड़ दुनिया में आप फिर से इनके बीच में तालमेल बैठाना चाहते हैं, समन्वय बैठाना चाहते हैं। इस तरह का एक रिपोर्ट जारी किया यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, और वहीं पे ये एसडीआई रैंकिंग जारी की है। उसके बाद देखिए और जो डिटेल है वो हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे अलग से फिर से, क्योंकि इसमें से हमेशा आपका क्वेश्चन आता रहता है। देखिए दो चुनाव आयुक्त हैं, दो हम लोगों ने पिछले वीडियो को देखा हुआ है कि किस तरीके से इनकी नियुक्ति होती है, फिर भी आज एक बार देख लेते हैं तुरंत। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि नाम गया, सीधे हम लोग आते हैं चयन समिति में। तो चयन समिति में हमारे 3 बहुत ही खास लोग मौजूद होते हैं, प्रधानमंत्री जी, पीएम सर। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, किसी एक मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करेंगे कि आप, नामांकित करेंगे कि आप हमारे साथ आइए और इस चयन समिति में आप भी एक मेंबर होंगे। तो इस समय गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया गया था, तो ये होम मिनिस्टर एचएम ये थे। तो 2 गवर्नमेंट के लोग हो गए, और ये अधीर रंजन चौधरी जी थे।
अधीर रंजन चौधरी जो हैं उनको किस हैसियत से इस में मेंबर बनाया गया है? उनको बोला गया है कि एक पोस्ट रखी गई है, एक मेंबर के लिए बोला गया है कि आप हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में सबसे बड़े दल के जो नेता होंगे, ठीक है, विपक्षी मतलब वो नहीं, सबसे बड़ा दल जो कि सरकार बनाए, सबसे बड़ा विपक्षी दल, सब सीधी बात, सब लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल का जो नेता होगा उसे हम चयन समिति के अपने तीसरे मेंबर के रूप में नियुक्त करेंगे। पिछले साल 2023 में एक अधिनियम आया था मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेके, जिसका नाम था मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, इनके सेवा नियमावली, ठीक है, कंडीशंस ऑफ सर्विस, इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, इस तरह से करके एक अधिनियम था 2023। उसमें एक बदलाव किया गया। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं होम मिनिस्टर भी मौजूद थे इस चयन समिति में। पहले ये नहीं होते थे मंत्री, पहले होते थे मुख्य प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जो भी है, या विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी का नेता, और यहाँ पर होते थे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इस बार गवर्नमेंट ने जो अधिनियम में बदलाव किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति से बाहर कर दिया, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, किसी एक केंद्रीय मंत्री जो कि नामांकित किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, उनको शामिल कर लिया गया है चयन समिति में। अब ये तीन लोग मिलके आपका चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को ये लोग सेलेक्ट करेंगे कि किसको हमें बनाना है, और हर एक चुनाव आयुक्त के लिए 5-5 नाम इनको बताए जाएंगे। इनके उनके सुझाव पे ही 5 में से कोई एक इनको चुनना होता है। तो जैसे चुनाव आयुक्त 2 इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करना था, तो हर एक चुनाव आयुक्त के सामने 5-5 लोगों के नाम थे, उसमें से 5 में से एक ये चुनाव आयुक्त आपके सेलेक्ट कर लिए गए, और फिर 5 में से एक और सेलेक्ट कर लिए गए। तो 2 लोगों का चुनाव हुआ और इन लोगों की नियुक्ति हो गई। तो सुखबीर सिंह संधू जी और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों ही लोग आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली चयन समिति में सरकार द्वारा नामित एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता सदस्य शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिटेल में देख ही लिया है। और एक ये न्यूज़ ये है कि रणजी में 8 सालों के बाद लगभग मुंबई ने जीता अपना 42वां रणजी ट्रॉफी। अभी तक कुल 90 बार हुआ है, उस 90 में से ये लोग लगभग आपके 48वीं बार मेरे ख्याल, हाँ ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि टूर्नामेंट के इतिहास में 90 में से 48वीं बार मुंबई फाइनल में पहुंची थी। तो उसमें से इनका ये 42वां ट्रॉफी है और 8 साल के बाद जीती है। तो बस इसको देख लीजिएगा, बाकी और कुछ इसमें इतना डिटेल नहीं है जानने के लिए, बाकी सब हम लोगों ने देख लिया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।